नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट को देखेंगे, यानी कि सेकेंड वीडियो है ये। इससे पहले एक वीडियो हो चुका था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के रूप में इंडिया था अंडर द कॉलोनियल रूल। उसमें आगे के पॉइंट को हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या पोजीशन था उस समय में, ये भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि उस समय अंडर द कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम में कि नेशनल इनकम कितना था इंडिया का, और नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किया गया कि नहीं किया गया, इस पॉइंट पर हम लोग फोकस करेंगे। तो कॉलोनियल रूल के टाइम में कभी भी साइंटिफिक रूप से नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेशन नहीं किया गया था। और यह पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसलिए भी नहीं किया क्योंकि अगर ये पर कैपिटा इनकम का एस्टिमेशन कर देते तो ये पता चल जाता कि कितने परसेंट लोग पावर्टी लाइन के बिलो हैं और इंडिया का एक्चुअल में जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, ये सब पता चल जाता। और ब्रिटिश गवर्नमेंट तो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही थी, उनको यहाँ के पर कैपिटा इनकम, यहाँ के नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए भारत के कुछ लोगों ने खुद के कंट्री का नेशनल इनकम एस्टिमेशन करने का प्रयास किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी का नाम सबसे पहले आता है। दादा भाई नौरोजी ने जो है सबसे पहले इंडिया का पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम फाइंड आउट करने की कोशिश की। उस समय इंडिया का पर कैपिटा इनकम अप्रॉक्स में 20 रुपीज़ पर ईयर हुआ करता था। फिर विलियम डिग्वी, फिंडले सिराज और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नाम है वी के आर वी राव ने साइंटिफिक तरीके से इंडिया का पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। उसके बाद आर.सी. देसाई ने पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट किया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन, कि इंडिया का साइंटिफिक रूप से पर कैपिटा इनकम किसने फाइंड आउट किया था। तो वी के आर वी राव ने इंडिया का पर कैपिटा इनकम सबसे पहले साइंटिफिक रूप से फाइंड आउट किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या रोल। एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर कॉलोनियल रूल, इन अब आज की भी टाइम में अगर इंडिया को देखेंगे तो इंडिया का अप्रॉक्स में 55% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। स्वतंत्रता के अप्रॉक्स में 70 सालों के बाद भी लगभग 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेकर के आप 70% अगर आप मान लो। ब्रिटिश रूल के टाइम में अप्रॉक्स में 90% पॉपुलेशन वह गांव में रहता था और एग्रीकल्चर करता था। और एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंटिन्यू एक्सपीरियंस था स्टेगनेशन एंड डिटरेशन में था। स्टेगनेशन का मतलब होता है स्थिर, या पर कैपिटा इनकम या फिर ग्रोथ जिसका स्थिर हो जाता है उसको स्टेगनेशन कहते हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया की पॉपुलेशन का अप्रॉक्स में 90% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व था ब्रिटिश रूल के टाइम में। अप्रॉक्स में 90 to 85% जो है यह कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व था, और ये सब मैक्सिमम लोग ये सब गाँव में रहते थे। ठीक है, इस समय में एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेशन की स्थिति में था, एक स्थिर स्थिति में था, यानी कि ग्रोथ रेट इसका कुछ भी नहीं था। केवल और केवल प्रोडक्शन जो होता था वह केवल और केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता था। कभी भी ये प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन नहीं किया गया ताकि सेल करके एक्सपोर्ट करके इनकम जनरेट किया जा सके। इसके पीछे का क्या रीज़न था, स्टेगनेशन के पीछे का क्या रीज़न है, आखिर क्यों ये स्टेगनेशन था। तो इसके पीछे के कुछ मेन रीज़न हैं। वह सबसे पहले आता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने फ़ायदे, मेन इनकम इंडिया का कहाँ से आता था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में मेन इनकम उनको कहाँ से प्राप्त होता था, मेन इनकम प्राप्त होता था एग्रीकल्चर सेक्टर से। एग्रीकल्चर पर जो टैक्स लगते थे उस टैक्स से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनकम मिलता था। अब टैक्स लगाने के कई तरीके थे, या तो जा करके टैक्स खुद वसूला जाए, और इतने बड़े एरिया में खुद जा करके टैक्स तो वसूल पाएंगे नहीं। तो इसके लिए जो है 3 टाइप के सिस्टम चलते थे, 3 टाइप के लैंड सेटलमेंट सिस्टम चलते थे, जिसमें जमींदारी सिस्टम या महलवारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम, ये 3 प्रकार के जो है एग्रीकल्चर से टैक्स वसूलने के सिस्टम चलते थे। जिसमें जमींदारी सिस्टम बहुत ही फेमस था और लार्ज एरिया में इंडिया के इन्वॉल्व था। जमींदारी सिस्टम में क्या किया जाता था, एक पार्टिकुलर एरिया में जिसमें लगभग 50 से 100 गांव के आ जाते थे, उनका एक जमींदार नियुक्त कर दिया जाता था, और वह जमींदार क्या करता था, उस एरिया का रिवेन्यू कलेक्ट करता था, और रिवेन्यू कलेक्ट करके वह ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का उससे इनकम होता था।
क्या लिख रहा है, इन द जमींदारी सिस्टम विच वॉज द इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द प्रॉफिट ऑकरिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता था। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदारी वॉज ओनली टू कलेक्ट द रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर, यानी कि कल्टीवेटर की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसमें सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, या जो किसान हैं उनकी जो है सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं ये लोग, केवल और केवल अपने जो है प्रॉफिट के लिए जमींदारी सिस्टम लगा दिए। भैया जब आप प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए किसी पर ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, उस एरिया में अपना खुद का कंट्रीब्यूशन क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे मान लो आप एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। मान लो कि आप एक पूरा प्लॉट है, ये आपका है एग्रीकल्चर लैंड, अब इससे आप मान लो 10 टन वीट का प्रोडक्शन कर रहे हो, 10 टन वीट का प्रोडक्शन या राइस का प्रोडक्शन कर रहे हो। अब ये 10 टन राइस के प्रोडक्शन में से आपको 8 टन जो है दे देना पड़ रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सपोज दैट टैक्स के जगह पे आपको 8 टन जो है दे देना पड़ रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बचा 2 टन। अब इस 2 टन से आप फिर से प्रोडक्शन करो या फिर से अगली बार की सोचो कि हम फिर से प्रोडक्शन कर लें, इतना आपने वर्क करके 10 टन प्रोडक्शन किया, 8 टन दे ही दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो आप सोचोगे ना कि अगली बार से लाओ हम उतना प्रोडक्शन नहीं करेंगे, जितना खाने पीने भर का होगा उतना ही करेंगे। तो धीरे धीरे आप क्या करोगे, आपका इंटरेस्ट जो है ना उस पार्टिकुलर लैंड के प्रति कम होने लगेगा और इससे प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा, यानी कि स्टेगनेशन का सिचुएशन आ जाएगा। कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, कमर्शलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन तो अच्छी बात है, चलो एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन हो गया, ठीक हो गया, लेकिन बहू ये कमर्शलाइजेशन जो एग्रीकल्चर का था ना वो अपनी प्रॉफिट के लिए था। वो कमर्शलाइजेशन केवल और केवल कर रहे थे टी का, कॉफ़ी का, रबड़ का, जूट का और साथ ही साथ इंडिगो एग्रीकल्चर, इन्हीं का केवल कमर्शलाइजेशन किया गया था। और वो कमर्शलाइजेशन केवल और केवल किसी को फ़ायदा पहुंचा रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचा रहा था। तो जो सिंपल फार्मर थे, जो टेनेंट थे, उनको लॉस हो रहा था। लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी ड्यू टू लैक ऑफ द नॉलेज मीन्स द इंसेंटिव्स ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, यानी कि मॉडर्नाइजेशन का ना इंडियन फार्मर को, उस टाइम के इंडियन फार्मर को मॉडर्नाइजेशन का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज था, इसका टेक्नोलॉजी लो लेवल का यूज किया जाता था, जिसके कारण से क्या होता था, प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता था। एक वर्ड यूज किया जाता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होता है, लैंड एरिया कम है लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा यूज करके प्रोडक्शन आप ज़्यादा कर सकते हो। और एक होता है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। तो इंडियन फार्मर उस समय के और आजकल के भी इंडियन फार्मर प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग पर ही ज़्यादा फोकस करते थे। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता था, पुराने टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन करना, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी लो रहती थी। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी आपको पता है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है ना वो मानसून पर डिपेंड है, उसके रेनफॉल पर डिपेंड है। अब मानसून अच्छा होगा तो इरिगेशन सिस्टम भी अच्छा रहेगा, और मानसून कम हो गया तो इरिगेशन कम होगा और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो इरिगेशन सिस्टम की फैसिलिटी कम होने की वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाई और इंडियन इकोनॉमी किस में चल रहा था, स्टेगनेशन में चल रहा था। नेग्लेबल यूज ऑफ द फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता था या बहुत कम यूज किया जाता था, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो पाती थी। अब आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। तो क्या क्या है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंड नट्स, ठीक है, शुगर कैन, इन सब का क्या होता था, इन्हीं सब का कमर्शलाइजेशन करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस कारण से इनके प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करती थी और फार्मर इन्हीं को लगाएं ऐसा ये सोचते थे। By offering high price, the Indian peasants attract the production of the commercial crop instead of the food crop. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, या जो उनके एजेंट थे वो क्या करते थे, गांव-गांव जा कर के फार्मर को क्या करते थे, एक लालच देते थे और कहते थे कि यहाँ पर अगर आप इंडिगो लगाओगे या फिर टी लगाओगे या फिर रबड़ लगाओगे, जूट लगाओगे तो आपको मैं ज़्यादा पैसे दे दूँगा इसके बदले में। तो इंडियन फार्मर पावर्टी के कारण से जो है यहाँ पर वो क्रॉप लगा लेते थे, बदले में उनका जो फूड क्रॉप था ना वो कम हो गया, और फूड क्रॉप कम होने की वजह से जो है फूड क्रॉप के प्राइस बढ़ गए और बाद में जो है यहाँ पर क्राइसिस आ गया। द एक्सटेंट ऑफ द कमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट टू फॉर एज टू मेक द मेनी पीजेंट्स परचेज देयर फूड रिक्वायरमेंट फ्रॉम द शॉप इन द टाउन। आप समझ में आ ही गया होगा ये पॉइंट क्या कह रहा है। अरे भैया, आप जब इस पार्टिकुलर लैंड है आपका,
इस पे आप क्या कर ले रहे हो, इस पे आप कमर्शियल क्रॉप लगा दे रहे हो। अपने भोजन जो राइस है, वीट है, इन सब का प्रोडक्शन आप यहाँ पर नहीं करोगे। अरे भैया वो सब आपका पार्टिकुलर लैंड है, उस पर जब आप जो कमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हो, जूट है, कॉटन है, इनका एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो आपका जो राइस और वीट के लिए जगह नहीं बचेगा, तो आप उसका प्रोडक्शन नहीं करोगे, और फिर उसका प्रोडक्शन नहीं करोगे तो मार्केट से ही जा करके तो परचेज करोगे ना। यानी कि जो आपके लिए सूटेबल था, जो आपके खाने पीने के लिए था, वही आप प्रोडक्शन ना करके वह आप बाहर से खरीद रहे हैं, बदले में आप जो है यहाँ पर दूसरा क्रॉप लगा रहे हैं और उससे आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन ये अच्छी बात तो है, लेकिन इन क्रॉप की वजह से यह लैंड एरिया की फर्टिलिटी बहुत ही डिस्ट्रॉय हो जा रही है। दिस फॉल द प्रोडक्शन ऑफ द फूड क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फॉल हो गया, गिर गया। रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीक्वेंट फेमाइन्स इन द इंडियन ड्यूरिंग द ब्रिटिश डे। इस कारण से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही आया। तबाही का मतलब जो है फेमाइन, इट मीन्स जो है एक टाइप का महामारी हो गया, एक टाइप के जो है कह सकते हैं क्राइसिस फैल गया। ग्रोइंग ऑफ द कैश क्रॉप, ये कमर्शियल क्रॉप जो हो गया ना, जूट, कॉटन, इंडिगो, इनको कैश क्रॉप भी कहते हैं। इंस्टेड ऑफ द फूड क्रॉप इज कॉल्ड द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सिंपल सा मीनिंग है कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर क्या होता है, तो फूड क्रॉप के जगह पर कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करना ही कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उसको हम लोग समरी उसका ले लेते हैं, क्या क्या हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर के बारे में, हम लोगों ने देखा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर में 85 to 90% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि एग्रीकल्चर से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। इस टाइम का एग्रीकल्चर जो था वो प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है। प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है जीवन निर्वाह कृषि, यानी कि जो कृषि की जा रही है वो केवल और केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए की जा रही है। फिर हमने क्या देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो इनकम हो रहा है, सोर्सेज ऑफ इनकम ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया से, वो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर से मिलने वाला टैक्स, दैट मीन्स रेवेन्यू, एग्रीकल्चर से मिलने वाला रेवेन्यू। अब इस रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 टाइप के जो है मेथड यूज किए थे। उस 3 टाइप के मेथड में पहला है जमींदारी सिस्टम, दूसरा है महलवारी सिस्टम, और तीसरा रैयतवाड़ी सिस्टम, जिसमें सबसे फेमस है महलवारी सिस्टम, जो कि इंडिया के 51% से अबव एरिया में यह सिस्टम अप्लाई था, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त होती थी। इसमें क्या किया जाता था, एक पार्टिकुलर एरिया में जिसमें लगभग 100 गांव आ जाते थे, इन 100 गांवों का एक जमींदार नियुक्त कर दिया जाता था, जो कि टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। दूसरा पॉइंट हमने एग्रीकल्चर में क्या देखा कि एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कर दिया गया। एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन कर दिया गया। कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो फूड क्रॉप हैं, फूड क्रॉप के जगह पे कैश क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाएगा। और ये कैश क्रॉप में क्या किया जाएगा, टी आ गया, कॉटन आ गया, रबड़ आ गया, जूट आ गया, इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, और इसके प्रोडक्शन के थ्रू जो इनकम आएगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब फूड क्रॉप की जगह पर कैश क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो फूड क्रॉप का एरिया है वो कम हो जाएगा और उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो जो यहाँ के फार्मर हैं, यहाँ के जो पब्लिक है, वो फिर से क्या करेगी, फूड का डिमांड करेगी और इसको मार्केट से खरीदेगी। अगला पॉइंट इसमें क्या कर दिया गया है, अगला पॉइंट इसमें यह है कि लो लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी का लो लेवल है। टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है, मॉडर्नाइजेशन की कमी है, जिस कारण से प्रोडक्टिविटी क्या हो जा रही है, लो होती चली जा रही है। प्रोडक्टिविटी के लो होने के कारण से जो है डिमांड आपका डे पर डे इंक्रीज कर रहा है, बट प्रोडक्टिविटी लो हो रही है, जिसके कारण से प्राइस ऑफ द क्रॉप्स बढ़ रहे हैं, और प्राइस के बढ़ने से कारण से फेमाइन आ रहा है, सूखा पड़ रहा है, क्रॉप का फेलुअर हो रहा है, जिस कारण से जो है प्रॉब्लम पब्लिक को फेस करनी पड़ रही है। इरिगेशन फैसिलिटी जो है, इरिगेशन फैसिलिटी की जो है कमी है, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी होने के कारण से प्रोडक्टिविटी भी नीचे जा रही है। तो आपको इस सिंपल पॉइंट समझ में आ गया कि अंडर ब्रिटिश रूल अगर आपको लिखना पड़े एग्रीकल्चर का क्या रोल था, तो जमींदारी सिस्टम आप उसमें लिखेंगे, रैयतवाड़ी महलवाड़ी भी लिख सकते हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लिखेंगे, जो जितना बताया मैंने कमर्शलाइजेशन में वही लिखेंगे कि फूड क्रॉप की जगह पर कैश क्रॉप का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इरिगेशन की फैसिलिटी लिखेंगे कि इरिगेशन की फैसिलिटी की कमी थी, मानसून पर डिपेंड था फार्मर, जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी थी,
मॉडर्नाइजेशन आप कह सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी थी। एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर को फॉलो किया जा रहा है। ये सब रीज़न है एग्रीकल्चर के स्टेग्नेशन होने का अंडर द कॉलोनियल रूल।